इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, दादी जी सदा निर्भय होकर, शक्ति स्वरूपा होकर और ज्ञान की अथॉरिटी बनकर सभी को अलौकिकता का अनुभव कराती थी। यह सिद्धि दादी जी को कैसे प्राप्त हुई, आइए जानते हैं आदरणीय सुदेश दीदी जी से। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। हम आपसे जानना चाहते हैं पहले तो ये कि जैसे आप पिछले एपिसोड में हमें दादी जी के इतने अनुभव सुना रहे थे कि दादी जी एक नामी और इकोनॉमी का भी अवतार थे, तो कैसे बैलेंस करते थे विदेश में रह कर के इकोनॉमी मेंटेन करना, तो वो कैसे हो पाता था संभव? एक्चुअली जिस समय गए, हाँ, भारत से जब जाते हैं तो एक स्वाभाविक रीति से संस्कारों में भी इकोनॉमी होती है जी। पर दादी जी की इकोनॉमी तो आध्यात्मिक रीति से है। मैं सिर्फ दोनों तरह से बताती हूँ। हाँ, मुझे याद है कि जब 74 में वहाँ दूध बहुत सस्ता मिलता था। जी जी। एक बोतल दूध 5 पैसे की मिलती थी, वहाँ का 5 पैसा। हाँ, तो मतलब नेचुरली है, अभी वहाँ का 1 पाउंड तो यहाँ के हिसाब जी, से जी। तो अभी 100 रुपया हो जाता है। जी। तो एक 5 पैसा तो कुछ नहीं लगता था, फिर भी शब्द तो 5 पैसा 5 पेनी होता था जी। उस समय। थोड़ा तो सब्जी महंगी मिलती थी, तो हम अक्सर करके पनीर की सब्जी खाते थे जी। वो सस्ती मिलती है, इस ख्याल से नहीं कि शौक है पनीर खाने का जी। परंतु 5 पैसे में अगर समझो अच्छी सब्जी बन जाती है जी। तो वो क्यों नहीं खाएं, बजाय कि 25 पैसे की भिंडी लेके खाएं। जी। या समझो जो है 1 यूरो की घिया लेकर के खाएं। हाँ जी। वो तो डबल ट्रिपल महंगी हो जाएगी क्योंकि वहाँ तो उगती नहीं है वो। तो एक तो स्वाभाविक रीति से उस समय हम इंडिया की मनी गिनती करते थे, इतने रुपए की। जी। तो कोई भी जब चीज़ जाती है तो कुछ समय तक तो ये इकोनॉमी इस प्रकार से कंपैरिजन में साइकोलॉजी में रहती है। हाँ जी। परंतु दादी जी के संस्कारों में इकोनॉमी सादगी का, क्योंकि दादी के जीवन का आधार सादगी था, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल जीवन। जी। तो यानी कमरा जहाँ बैठते हैं वहाँ एकदम सिंपल हो और स्वच्छ हो। अच्छा। तो यानी उनको एक साइकोलॉजी के हिसाब से, यानी हमको जहाँ सोएं वहाँ भी बड़ा सिंपल रूम होए। हाँ। हमारी अलमारी भी बिल्कुल सिंपल हो। और हम जो हैं, मतलब दादी जी में और जयंती बहन, हम बाबा वन में इकट्ठे रहते थे। एक ही अलमारी में दादी जी का कबट में एक ही, उसमें अलमारी का एक पोर्शन, दादी एक पोर्शन जो है कैबिनेट, हाँ, सबसे नीचे का वो दादी का था, सेकंड मेरा, और फिर जयंती बहन का। जयंती बहन थोड़ा हमसे साइज तो वही लगता है पर थोड़ी लंबी लगते हैं। तो ऐसा हमारा एक ही अलमारी में 3 जो है वो जो कबट के तेल वो थे अलमारी के खाने
इतना ही रकम रखते थे, जी। बाकी सब सूटकेस में होता था। अच्छा। तो सूटकेस में ही इतना समय, कुछ भी है 3-4 ड्रेसेस हैं, बस वो धुलाई हुई फिर प्रेस होकर के वहाँ रख दी। जी। तो यूज़ ही सिंपलिसिटी से करना है, चाहे है भी सही तो भी जितना यूज़ करना है उतना ही यूज़ करना है। उसके साथ साथ दादी जी का अपने समय की इकोनॉमी, हाँ जी। संकल्पों की इकोनॉमी, शब्दों की इकोनॉमी। तो एक नामी इकोनॉमी जो स्लोगन है कि जब भी हम बोलें तो परमात्मा की महिमा के बोल ही बोलें, दूसरी आत्माओं को भी इंस्पायर करने के बोल बोलें। जी जी जी। तो उसमें जो अब हमेशा होता है कि जब आप किसी की महिमा करते हैं तो बहुत सिंपल शब्दों में थोड़े समय के बाद फिर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जी जी। जब किसी के लिए बारे में निंदा चुगली पर चिंतन चलता है तो 15 मिनट 20 मिनट भी बोलेंगे तो भी कम लगेगा। हाँ जी। और कोई अच्छी बातें सुना रहे हैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, गंभीर बहुत है, सहनशील बहुत है, हम एक विशेषता का वर्णन करके बाकी व्यक्ति भी नेचुरली ये करते हैं। तो वो भाव ये है कि व्यर्थ तो बोलते ही नहीं थे। हाँ जी। और ना किसी का परचिंतन करते थे। तो स्वाभाविक रीति से जो शब्दों की इकोनॉमी होती थी जी। तो फिर जो बाबा के महावाक्य पढ़ते थे तो वो बोलने में उनको बड़ी एक लहर अच्छा स्वाभाविक लगता था। जी। तो एक नामी यानी बाबा की महिमा के शब्द, हाँ। अथवा मुरली के शब्द, या जो मधुबन से नोट्स जाते थे उसकी विशेषताएं, मधुबन में क्या हो रहा है, दादी जी ने क्या बोला, मधुबन की का दृश्य सुनाने की, अपने अनुभव सुनाने की बचपन से लेकर के यानी जब से बाबा के पास आए जी। तो वही बातें, एक परमात्मा के नाम की महिमा रहे और बाकी ना समय व्यर्थ जावे ना संपत्ति व्यर्थ जावे जी। क्योंकि सिंप्लिसिटी होने के कारण उस समय चीज़ें कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। हाँ जी। मुझे याद है कि हम जिस गली में रहते थे हाँ जी। उसके कॉर्नर में एक सेकंड हैंड शॉप थी फर्नीचर की। हाँ जी। तो जैसे पास किया तो देखा तो कुर्सी है, एक अच्छी क्वालिटी की कुर्सी है और सिर्फ 5 रुपए की, मतलब 5 यूरो की मिल रही है। ऑफर थी 5 या 10 की। और वो कुर्सी जो है मजबूत भी थी। दादी ने कहा ये कुर्सी हम ले लेते हैं। अब ये नहीं सोचा कोई ऐसे भाई बड़ी दादियाँ इतनी बड़ी, तो ये बड़ेपन की बात नहीं थी। हाँ। चीज़ अच्छी है, मजबूत है, गुड क्वालिटी की है। तो अगर वहाँ जहाँ पर नई शॉप पर लेने चाहो तो शायद 50 यूरो की होगी, यानी 50 पाउंड की होगी। अब ये सेकंड हैंड शॉप है, शायद वो शॉप वाले को भी अपनी डिस्पोज ऑफ करना है, सब सामान बंद करने की है शॉप, तो बहुत सस्ती है जी। और वो तो कब तक, मैं समझती शायद अब भी सिर्फ उसकी अगर वो चेंज की हो तो बहुत समय तक वो कुर्सी दादी जी वही यूज़ करती थी। हाँ। क्योंकि वो कंफर्टेबल थी जी। तो उस समय ये इकोनॉमी इस रीति से भी थी कि छोटा सा स्थान भी छोटा था और जो चीज़ मिलती है ठीक रीति से हम उतना ही ले करके उतना ही चलाएं। हाँ। और जहाँ रहते थे वो भी स्थान भी सिर्फ इतना किराए का मकान था। तो किराए के मकान से फिर इतना बड़ा ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस बना, लंदन में, जर्मनी में सेंटर्स बने और यूरोप में सेंटर्स बने और रिट्रीट सेंटर बना ऑक्सफोर्ड में। तो वो सब कैसे हो पाया? वो धीरे धीरे जितनी प्यार से दादी ने पालना की जी, नए स्टूडेंट आए, उनका संबंध परमात्मा से जुटा जी, उनको प्रैक्टिकल में हम व्यर्थ नहीं खर्च कर रहे हैं। व्यर्थ क्या होता है कि स्टूडेंट्स में स्वाभाविक रीति से भावना होती है, जब वो देखते हैं कि जो उन्होंने दिया है उसकी हम वैल्यू रखते हैं। हाँ जी। वेस्ट नहीं करते जी, किसी भी की चीज़ को इग्नोर नहीं करते कि अच्छा ये नहीं, अच्छी तरह से प्यार से यूज़ करते हैं तो उनके पास भी वो सहयोग देने की भावना। और माताएं भी काफ़ी सारी आना शुरू हो गए, परिवार आना शुरू हो गए, एक सहयोग मिलना स्वाभाविक रहा। और पहले तो कुछ समय तक तो
कहाँ ना कहाँ क्लास करते थे, कोई अपना स्थान नहीं था, यानी किराए का मकान था। नंबर तो स्टूडेंट्स का बढ़ता गया, तो कभी स्कूल में संडे के दिन क्लास होता था बड़ा, तो सुबह को छुट्टी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो कहीं बाहर जाके किसी स्कूल में क्लास करते थे, जिसमें सभी दूर दूर के लोग भी आ जाते थे। फिर एक कम्युनिटी सेंटर, तो वो कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल ऑर्डिनरी एरिया में था और मिक्स क्वालिटी वाले लोग थे, विशेष करके बहुत करके कुछ अफ्रीका के, कोई ईस्ट यूरोप के, तो वो रात को क्लब चलता था। अच्छा। तो आप सोच लो, जो ऑर्डिनरी यंग बॉयज़ हैं या ऑर्डिनरी क्लास के पीपल हैं, वो रात को बियर पीते, शराब पीते, जो भी कुछ खाते पीते थे, और कईयों का तो वॉमिटिंग, क्योंकि कंट्रोल तो होता नहीं अपने में जी। तो सवेरे मुरली सुनने से पहले जाके हम लोगों को साफ करना पड़ता था। वहाँ कोई नौकर नहीं मिलते हैं, नौकरों को तो फिर उतना ही जितना किसी ऑफिसर को तनख्वाह देनी है, हाँ जी, उतनी ही पैसा एक जो सफाई करने वाले को भी आप देंगे, क्योंकि वहाँ ये बात नहीं है जितने घंटे का पैसा उनको और ही उनको ज़्यादा लगता है। तो किसी बाहर वाले तो सफाई कराने की बात ही नहीं थी। अपने ही भाई बहन पहले सवेरे जा कर के उसको खिचड़े को साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, मप करते थे ताकि वातावरण ठीक हो, अगरबत्ती जलाई। फिर हम योग करते थे, योग के बाद मुरली सुन पढ़ते थे। तो इकोनॉमी का मतलब कि जहाँ तक जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार हम चलते चलें। फिर धीरे धीरे जब नंबर उनको प्रैक्टिकल में महसूस हुआ कि इतना, और भोग भी लगाना शुरू किया, भावना बढ़नी शुरू हुई, अनुभव बढ़ने शुरू हुए, परमात्मा प्यार का उनकी अनुभूति हुई, अपनेपन की महसूसता हुई जी। तो धीरे धीरे परिवार की तरह सहयोग मिलने लगा। फिर सेवा का उमंग उत्साह बढ़ा, तो सेवा के सहयोग का दादी जी के पास एक विशाल बुद्धि बहुत थी, हाँ जी, और कुछ भी बड़े प्लान सोचते थे। ऐसे छोटा मोटा प्लान नहीं, एग्जीबिशन हो तो बड़े स्थान पर हो, कोई हम अपना ऑफिस लेवें तो बड़े अच्छे शहर में होना चाहिए जिसमें लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन हो, परंतु उसमें विशेष जो वातावरण है वो योग का ज़रूर होना चाहिए जी। तो हर थर्सडे दादी, हम सब जाते थे, हम बहनें भी जाती थी, दादी जाती थी, ड्राइवर के साथ में गया, 2-3 बहनें भी हम साथ में, कार भर के ही जाती थी जी। जाके योग करना है उस स्थान पर जी। ताकि योग का वातावरण रहे। तो योग आने वालों को जो एटमॉस्फेयर का अनुभव होता था, जो ज्ञान का वातावरण मिलता था और स्नेह मिलता था, तो फिर नेचुरली जितना यथा योग यथाशक्ति उन्होंने सहयोग देना शुरू किया। तो इकोनॉमी जो वास्तव में जो मिरेकल ये था कि दादी जी को पहले यज्ञ का बहुत ख्याल हो, शुरू में ही जो अपने लिए आता था भंडारी में, उसमें पहले मधुबन का हिस्सा और मधुबन के बाद फिर अपना वहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ तक कि जब बाबा भवन बन रहा था तो उस समय मधुबन में भी भवन बन रहा था जी। तो पहले यहाँ भेजना है और फिर लंदन सेवा पर लगाना है। तो ये प्रैक्टिकल में जब भावना, त्याग की भावना देखी, त्याग में भाग्य होता है और भगवान के यज्ञ में देते हैं तो मल्टीप्लाई होके मिलता है जी। तो फिर तो कईयों को जैसे जितना जितना उनका संबंध जुटता गया, तो जो विदेशियों के पास अकेले हैं तो इतना खर्च नहीं होता है, परिवार नहीं संभालना पड़ता, तो वो भी बड़े उमंग उत्साह से उन्होंने भी सहयोग दिया, माताओं ने भी सहयोग दिया, परिवारों ने भी सहयोग दिया, तो कार्य सहज होता जी। आपका संबंध तो सभी दादियों के साथ रहा है और आपने यहाँ पे भी मधुबन में रह कर के सभी दादियों की पालना ली है, सबका संग देखा है। तो ऐसी क्या विशेषता दादियों के संगठन में दिखाई देती थी जो आज थोड़ा मुश्किल, बहुत रेयर देखने को मिलती है? एक दो की विशेषता में उन्होंने हर एक के प्रति जैसे सम्मान दिया है। सहयोग की बात नहीं थी, परंतु एप्रिशिएट करते हुए उनकी विशेषता को विशेषता समझ करके
दूसरी आत्माओं ने जब विशेषता का वर्णन किया तो उन्होंने उस विशेषता को बराबर ये विशेषता है, कभी अपनी कमजोरी से वर्णन नहीं किया, कंपेयर नहीं किया। मुश्किलात तब होती है जब किसी की कोई विशेषता वर्णन कर रहे हैं और दूसरे को अपना सम्मान नहीं रहता, तो वो ये समझते हैं इनकी विशेषता वर्णन कर रहे हैं, इनमें कमी भी तो है, ये मैं भी तो ये कार्य करती हूँ। तो मैं पन ना होने के कारण बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा मामा के को हमेशा आपको बीच में रखा। जी। और फिर हमने देखा दादी जानकी जी में ना केवल एक ये धागे में धागा यानी माला में धागा पिरो, धागे में मणके पिरोने की कला थी, परंतु उनमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दादी जी में, दादी जानकी जी में। तो वो कैसे भी कोई हो ना, उनको पूर्वज, हमारे पूर्वज हैं। अभी लच्छू दादी हमारी पूर्वज है, हमारे चंद्रास भाई हमारे पूर्वज है। पूर्वजों का चित्र कहाँ है, पूर्वजों का चित्र कहाँ है, पूर्वजों का चित्र लगाओ। हर जगह जहाँ पर भी गई, समझो हमारे रिट्रीट सेंटर में लंदन में, ऑक्सफोर्ड में, कहा पूर्वजों का चित्र कहाँ है, यहाँ पूर्वजों का चित्र लगना चाहिए। यहाँ ज्ञान सरोवर बना तो ज्ञान सरोवर में जब आई तो कहा का पूर्वजों का चित्र कहाँ लगा हुआ है, सब पूर्वज सामने होने चाहिए। तो उन्होंने सबके जो हारमोनी हॉल में सारे पूर्वजों का चित्र लगवाया। तो उनको यानी ये सिर्फ अपनी दादियों के अपने लेवल को के लिए संगठन रहे, उनकी विशेषता का महत्व हो नहीं, सबके लिए था। और किस बात की विशेषता में हमने देखी कि वो एक दो की विशेषता का वर्णन करते हैं। या अब कोई में तो फिर सुनने की शक्ति भी नहीं है, किसी की क्वालिटी सुनने की अगर शक्ति दूसरे की विशेषता को सुनने की शक्ति नहीं है और मेरा चेहरा बता रहा है कि मुझे तो पसंद नहीं, ये उनकी महिमा कर रही है, पर मुझे तो ये गुण का भी पता है, मेरे साथ जो व्यवहार किया, तो वो उस समय अपने साथ कर्म के हिसाब किताब का सोच रहे हैं। तो महिमा में सहयोग कैसे देंगे? तो दादी जी ने किसकी महिमा की, तो महिमा में एक मोती और जोड़ा। ऐसे ही दादियों के अंदर ये विशेषता होती थी। तो रूरियान भी आपस में बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने क्या कहा, मम्मा ने क्या कहा, यज्ञ में क्या हो रहा है। तो ये विशेषताओं का वर्णन करते स्वाभाविक रीति से एकता के तार में उन्होंने आपस में, समझो मोतियों का हार, खुद भी हीरों का हार बन करके प्रभु के गले का हार बन गई। और कभी इस मान अपमान वाली बात में हार नहीं खाई और ही जाकर के विशेषता का वर्णन किया। दादी जानकी जी की फिर ये विशेषता थी, अगर वो किसी सेवा केंद्र पर गईं और वहाँ उन्होंने देखा कि दो बहनों का थोड़ा किसी बात में आपस में एक्सेप्टेंस एक दो की नहीं है, तो वो उनको इतना मिला के आती थी एक दो की विशेषता का वर्णन करके, जो वो जाते समय कहते थे, थैंक यू दादी, आपने हमारा एटीट्यूड ही चेंज कर दिया। एक दादी जी में संकल्प सिद्धि भी देखी कि जो संकल्प करते थे वो पूरा हो जाता था। और अपने प्रति भी दादी जी ने कितना, जैसे एक अपनी खुद की विल बनाई हुई थी कि मुझे मेरा शरीर भी कैसे छूटना चाहिए और मुझे क्या करना है, बाबा की जो बाबा की सेवाएं हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो वो संकल्प सिद्धि कैसे दादी को, ये बहुत समय का दृढ़ संकल्प था दादी का। मैं समझती हूँ करीब 10 साल से वो कहते थे हाउ टू लिव, हाउ टू डाई। ये वो हमेशा क्लास कराते थे। जीऊं तो कैसे जीऊं, मरूं तो कैसे जीऊं, मरूं तो कैसे मरूं। तो ये वो कहते थे, उनको फिर क्लासेस भी उस पर कराते थे। तो नेवल भाई को कहते थे किताब लिखो ये। तो ये जो दादी क्लासेस कराती थी, अब दादी खुद तो इंग्लिश नहीं लिखती हैं, इंग्लिश पढ़ती थी बहुत अच्छी, इंग्लिश समझने लगी बहुत अच्छी, ईमेल पढ़ते पढ़ते सबको जवाब देने लगी। किसको पर्सनल बात करनी होती थी इंग्लिश में तो बिना ट्रांसलेशन के भी पर्सनल बात समझ करके थोड़ा बहुत जवाब दे देती थी। ऑफिशियल बात करनी है तो ज़रूर ट्रांसलेशन चाहिए। और हमेशा जयंती दीदी हमेशा साथ में जाते ही थे, परंतु ऐसे पर्सनल बात करनी है तो बात कर लेते थे। तो क्या है कि उनकी ये विशेषता
मैं जो बता रही थी कि दादी में अपने जीवन को कितना सिंपल बना के रखने के साथ साथ मैं शरीर छोड़ूं तो बाबा की याद में शरीर छोड़ूं या ज्ञान सुनाते सुनाते शरीर छोड़ूं। हाँ जी। और जीऊं तो जो सतयुग में जो है अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना होता है। तो यहाँ तो दादी को ये था कि मैं सेवा करते करते शरीर छोड़ूं। तो हमने तो दादी के 7 जन्म देखे हैं। अच्छा। 7 जन्म का मतलब 7 बारी। हाँ। शुरू इतने 45 साल में मैंने 7 बारी 7 बारी मतलब जाके जा बीमार रही थी। है, हाँ। जा रही हैं। ऐसा ही था कि अभी जाएंगी। 1-2 बारी तो बिल्कुल ऐसा ही था कि अभी यही न्यूज़ आएगा दादी ने शरीर छोड़ दिए। हाँ हाँ। फिर पर जब ऐसी तबीयत होती थी तो 2-3 दिन दादी एकदम जैसे कि अंतर्मुखता की गुफा में चली जाती थी, यानी रेस्ट करती थी। उस रेस्ट में वो ऐसा ही योग तपस्या से अपनी एनर्जी को एकाग्र इकट्ठा करती थी। हाँ जी। और होता भी यही था कि जब बीमार हैं तो वो कोई उनको कहे कि कैसे हो दादी, तबीयत ठीक है, तो दादी को ये शब्द अच्छा नहीं लगता था। हाँ हाँ। अच्छा, थकी हो दादी, आप थक गई होंगी, ये शब्द दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दादी आप बहुत बिजी हैं, ये बिजी शब्द दादी को अच्छा नहीं लगता। किस लिए बिजी हूँ, क्या कर रही हूँ जी। तो वो अपने आप ही जानी अपने आप को जो संकल्प शक्ति को, संकल्प और श्वास का संबंध है, तो श्वास वेस्ट नहीं किया जी। तो ये वो भक्ति में कहते हैं कि हर एक आत्मा अपने श्वास लिखवा के आती है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो लिखवा के आती है, तो अगर हमने वेस्ट किया तो वो हमारी लाइफ में से पहले चला गया। तो दादी ने श्वास को वेस्ट नहीं किया। हाँ। तो वो लाइफ बढ़ती गई। हाँ जी। तो इस प्रकार से कभी कहती थी आज मुझे मम्मा ने नया जन्म दिया। एक बार तो ऐसे ही तबीयत बहुत खराब थी, ये बाबा भान की बात है। स्नान करके आई, कहा आज मम्मा ने नया जन्म दिया। तबीयत तो थी ऐसी, परंतु खुद ही स्नान करने गई। हाँ। और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे नए। अच्छा, कमरे में जाओ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ। दृष्टि इतनी पावरफुल देती थी, इतनी जैसे कि समझो लगता ही नहीं था कि वो बीमार है। जी। और फिर जो एनर्जी रिचार्ज करती थी अपनी बैटरी, हाँ। सोल की, तो हर बारी उम्र बढ़ती थी। जी बिल्कुल। और अंदर नशा रहता था। जब 60-70 साल की हुई तो कहा 17 साल की हूँ। 80 साल की हुई तो कहा 18 साल की हूँ। 90 साल की हुई तो कहा 19 साल की हूँ। तो ऐसा समझो उनको हर जैसे 10 साल के बाद 10 साल छोटी हो जाती थी, बजाय 10 साल बड़ी होने की। जी। और रिचार्ज करने की प्रैक्टिकल में योग से कैसे हेल्थ मिलती है, आयु बड़ी होती है, ये प्रैक्टिकल में उनका मिसाल देखा। तो वही जैसे आपने बताया कि कोई भी आता था, दादी को अच्छा नहीं लगता था कि मैं कोई मुझे बिजी कहे। तो बिजी तो दादी बहुत रहते थे, लेकिन फिर अपने लिए समय कैसे निकाल पाते थे, कब टाइम निकालते थे खुद के लिए? नहीं तो अमृत वेला तो अपने लिए है। हाँ जी। अच्छा, स्नान करके मुरली अपने लिए पढ़नी जरूर है। कभी भी दादी जी का अंत तक भी मुरली मिस नहीं हुई, जब तक ये कॉन्शियस नहीं। लास्ट के कुछ समय तक जो अहमदाबाद में कॉन्शियस ने मतलब यानी हॉस्पिटल में रहना पड़ा, उसका मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं थी नहीं वहाँ पर। परंतु जब मैंने सारा समय दादी के साथ, और यहाँ पर भी माउंट आबू में भी जब भी आए, मधुबन में आए, शांतिवन में आए, बेशक अमृत वेला करके रेस्ट किया, फिर उठ करके स्नान करके तैयार हुई। नाश्ता नहीं करेंगी जब तक मुरली नहीं पढ़ी है। जी। ये दादी का प्रण था, मुरली पढ़ के ही नाश्ता करना है, ऐसा नहीं कि नाश्ता करके मुरली पढ़नी है। तो अपना नियम अपने टाइम को तो देती थी। जी। और लंदन में तो ऐसा उनका नियम था कि हम लोगों को सेवा में 11 बजे नोट्स मधुबन से आते थे। जी। हम सबको वो नोट्स सुनाती थी सिंधी में। और फिर शाम को 4 बजे उनको योग करना ही है 1 घंटा। जी। अच्छा, फिर जब हम भोजन खाते थे तो टेबल पर ही छोटा सा स्थान ट्रांजिशन रोड में, मतलब जब फिर नया मकान लिया था बाजू वाला नेक्स्ट डोर का मकान, तो उसमें जब हम शिफ्ट हुए तो दोनों मकान यूज करते थे। दादी जी एक में रहती थी, दूसरे में हम रहते थे, जहाँ पर फिर क्लासेस चलती थी। तो खाना
दोपहर को भोग इकट्ठा लगना है, तो टेबल पर ही बैठते थे भोग लगाने के लिए ताकि सब बैठ सके, और फिर भोजन वहीं इकट्ठा खाना है, और उसके बाद कुछ रूरियान करनी है जरूर। तो इस प्रकार से अब दूसरे को टाइम देना माना अपने आप को टाइम देना। शाम को विदेशियों के साथ जो गुरु रिहान करना शुरू किया, अभी हम कहते हैं वर्कशॉप हम बोलते हैं, अथवा हम क्लासेस बोलते हैं, सेमिनार की तरह बोलते हैं। उस समय दादी शाम को ऐसी इसी प्रकार की क्लासेस कराती थी। हम लोग कोर्स देते थे, जयंती बहन और माई सेल्फ, और दादी जी कोर्स में फोर्स कैसे भरा जाए, उन्होंने जो कोर्स किया उनकी गहराई में वो कैसे जाए। मुझे याद है जिस एक बारी कोर्स पूरा हुआ तो सोल कॉन्शियस, तो उन्होंने सोल कॉन्शियस, हमने सोल कॉन्शियस की बातें सुनाई, उन्होंने फिर कहा कॉन्ट्रास्ट बताओ, बॉडी कॉन्शियस क्या है, सोल कॉन्शियस क्या है, बॉडी कॉन्शियस क्या है, सोल कॉन्शियस क्या है। तो उनको अवेयरनेस दिलाई बॉडी कॉन्शियस है क्या, हम लोगों ने अवेयरनेस दिलाई सोल कॉन्शियस क्या है। फिर उन्होंने बताया ताकि ये जानकारी होने से वो फिर सोल कॉन्शियस जल्दी हो सकेंगे। वो फिर हमने बाद में एक चार्ट बनाया बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस। इसी प्रकार से मुरलियों की कोई बात होती थी तो वो फिर उसकी लिस्ट बनवाती थी, फिर क्लास कराती थी, सबको अच्छा लगता था। तो लिखने वाले बहुत, तो कहते थे अपने भाई बहनों को, दोस्तों को लिख दो, भेज दो, तो मुरली के पॉइंट्स भिजवाती थी उन सब के पास। तो अपना टाइम दूसरों को टाइम देने में अपना टाइम तो मिल ही जाता था उनको, परंतु रोज अमृत वेला अपने लिए, 4 बजे का योग अपने लिए, और फिर जो है सवेरे मुरली से पहले वो अमृत वेली की टोली, गुड मॉर्निंग की टोली अमृत बादाम खिलाती थी, तो भी 10-15 मिनट जरूर क्लास कराती थी। तो कराने में, देने में, अपने आप को देना ही लेना है, ये प्रैक्टिकल में उनके अपने लिए तो जमा होता ही था। फोन पर भी क्लासेस कराती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दादी जी के इतने सारे विशेष अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच। ये तो मुझे भी अच्छा लगा, पास्ट मेमोरी याद आ रही है। जी तो बहुत अच्छा, थैंक यू। दर्शकों, दादी जी के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती, उनके व्यक्तित्व में जो निश्चिंतता, धैर्यता दिखाई देती, और बाबा पर जो अटल और अचल निश्चय था, उनको विश्वास था, वो सबके लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। और दादी जी की इन्हीं प्रेरणाओं से आज भी जो सेवाएं हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं, और हम देख रहे हैं कितने ऐसे फूलों की बगिया दादी जी ने तैयार की है। हम दादी जी के और भी अनुभव सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। देखना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।